हमने लास्ट डिस्कस करा था देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स, है ना। हम कंस्ट्रक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे। कंस्ट्रक्टर क्या होता है बताया था मैंने। यस सर। क्या होता है बताओ सर ये ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर एक तरह से आपका, जब कभी भी आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो जो आपका डिफॉल्ट जो आपका मेथड कॉल होता है दैट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टर। ठीक है। उसके कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ ट्रेड्स होते हैं, जो उसका नाम होता है वो सेम होता है एज अ क्लास नेम, है ना। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, मैंने बताया था टू टाइप्स के होते हैं ये। एक तो होता है आपका डिफॉल्ट, ठीक है, एक होता है आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और एक होता है आपका यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। ठीक है। अब यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर में भी दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका पैरामीटराइज, एक नॉन पैरामीटराइज। नॉर्मल होता है आपका नॉन पैरामीटराइज्ड, और आपका दूसरा होता है इसमें पैरामीटराइज्ड। ठीक है। नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये हमने लिख लिया था। यूजर वाले में दो तरीके। हाँ, ये हमने नहीं लिखा था, ये और लिख लो। यूजर डिफाइंड हमारे दो तरह के होते हैं, पैरामीटराइज एंड नॉन पैरामीटराइज। थोड़ा सा थ्योरी है अब। ऊप्स जो है बेसिकली थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हैं, उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। यस सर। लिख लिया ये। यस सर लिख लिया। चलो, इसमें हेडिंग डालो पहली, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। हेडिंग डालो पहली इसके अंदर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसके अंदर लिखो when we do not create any constructor in our program, when we do not create any constructor in our program, at that time one constructor is automatically created by compiler. At that time one constructor is automatically created by compiler, that is known as default constructor. सर क्रिएटेड बाय कंस्ट्रक्टर। That is created by compiler. नहीं सर, one constructor is automatically created by compiler, that is known as default constructor. एक एग्जांपल देखते हैं इसका। ठीक है, हमने क्या करा, एक फाइल बनाई, क्लास बनाते हैं। क्लास हम सेम नेम ले लेते हैं इसका, क्लास। इसके अंदर हमने क्या करा, एक वेरिएबल बना रखा है, क्लास लेबल वेरिएबल, क्लास नम इंट नम इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, इसके अंदर एक फंक्शन बना रखा है हमने, जो क्या करेगा, इसको डिस्प्ले करेगा। ठीक है, कुछ डिस्प्ले करेगा, वॉइड डिस्प्ले। इसके अंदर हमने क्या कर रखा है, इंट नम इज इक्वल्स टू 20। अब ये जो इंट नम इज इक्वल्स टू 20 कर रहा है, ये क्या कर रहा है, आपका इस वेरिएबल को शैडो कर रहा है। ठीक है, अभी इसको बाद में देखेंगे। अब हम इसमें क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, नम दिस डॉट नम।
ठीक है, अभी दिस बाद में देखेंगे, वो भी दिखाएंगे हम। एक मेन मेथड बनाते हैं इसके अंदर, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, जे जे ओ सी इज इक्वल्स टू न्यू, ठीक है। और हमने क्या करा, जो भी इसका ऑब्जेक्ट है जे जे ओ सी डॉट आपका जो फंक्शन है डिस्प्ले, इसको हमने कॉल कर दिया। चला के देखते हैं, जावा सी डॉट जावा, जावा आपका क्या है 10 और 20, इसने क्या दिया आपको 20 और इसने आपको क्या दिया 10, ठीक है। अब ये जो वेरिएबल है ये आपका क्या है, फंक्शन लेवल वेरिएबल है, मेथड लेवल वेरिएबल है, और ये जो वेरिएबल है ये आपका क्लास लेवल वेरिएबल है। क्लियर है? अभी और देखेंगे डिटेल में तब समझ में आएगा। अभी हमने क्या करा है, एक क्लास बनाई है, ऐसे अपने क्लास बनाई, फिर int num10 लिया, फिर void display, इसका क्या मतलब है सर? ये फंक्शन है तुम्हारा, मेथड है, मेथड। तो सर हम कोई भी void आगे लगाएंगे? नहीं, रिटर्न टाइप लगता है ना इसमें। सर ये मतलब ये वाली अभी तक मैंने वो नहीं की है ना, void वाला। एक मिनट रुको, मैंने लास्ट शायद यही पढ़ाया था। ये इसमें देखा नहीं था, ये कंस्ट्रक्टर जब हम बना रहे थे लास्ट क्लास में, हम शायद ये डिस्कस करा था हमने। ये बनाया ना जैसे ये, अब इसमें क्या है, रिटर्न टाइप इंटीजर है, उसमें आपका वॉइड है। वॉइड जब कभी भी किसी फंक्शन के आगे लगाते हैं तो उसमें रिटर्न स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं होती है। तो सर इसमें तो रिटर्न है ना, a प्लस बी। इसमें तो इंट है ना, ये तो देखो भाई। अगर void लगा देते तो रिटर्न नहीं देते? रिटर्न नहीं लेते हैं। वॉइड, इसके अंदर रिटर्न टाइप्स होते हैं। रिटर्न टाइप्स क्या होते हैं, व्हाट इज रिटर्न टाइप, बताओ मेरे को। रिटर्न टाइप क्या होता है, जो भी कोई मेथड होता है उसमें आप किस तरह की वैल्यू को रिटर्न करोगे। लेट सपोज मैंने इसके अंदर कोई एक मेथड बनाया, इस पे आ जाते हैं वापस, पहले तो इसको देखते हैं। मैंने इसमें एक मेथड बनाया ऐड नाम से, ठीक है। इसका मैंने रिटर्न टाइप दिया इंटीजर। अब जब कभी भी ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। अब इससे फायदा क्या है, जहां कहीं भी ये मेथड यूज होगा, जो भी इसकी रिटर्न वैल्यू हम किसी वेरिएबल में पिक करने की कोशिश करेंगे, हमें पता है इसमें इंटीजर वैल्यू आएगी, तो उस वेरिएबल को हम इंटीजर टाइप का बनाएंगे। समझ में आ रहा है? तो अगर हम उस वेरिएबल को इंटीजर टाइप का बनाएंगे तो वो केवल इंटीजर वैल्यू को होल्ड कर सकता है, इसीलिए हम उसको इंटीजर टाइप का बना के चलेंगे। और हमें पता है कि वैल्यू क्या आएगी, इंटीजर टाइप की आएगी, तो हमें टाइप कास्टिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे क्या होता है, आपका जो लॉजिक होता है वो इजी बन जाता है। अब स्ट्रिंग टाइप का बनाते तो इसका स्ट्रिंग रिटर्न होता। अब जो वेरिएबल जो इसमें कैच करेगा, जो वेरिएबल इस वैल्यू को स्टोर करेगा, वो भी स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए। अब हमने कोई क्लास, कोई मेथड बनाया वॉइड टाइप का। वॉइड का मतलब क्या होता है कि कुछ भी रिटर्न नहीं करता, ये अपना कुछ प्रोसेस करता है और कुछ भी रिटर्न नहीं करता। तो इसको किसी वैल्यू, किसी उसके अंदर तुम कैच ही नहीं कर सकते, ये मेन मेथड है या वॉइड, ये आपका है, क्योंकि ये कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा। आपको क्या मिलेगा, वॉइड मिलेगा एंड में, एम्प्टी। आपने void डिस्प्ले क्यों ही लिया, मतलब डिस्प्ले क्यों लिखा? मैं इधर क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करा रहा हूँ कुछ वैल्यूज को, तो मैंने इसका नाम दे दिया है डिस्प्ले। अगर मैं इसमें कुछ रिटर्न कर रहा होता तो कुछ भी नाम दे सकता था, लाइक सपोज रिटर्न इंट सम। जैसे मैं सम रिटर्न कराता हूँ, आपने देखा होगा कुछ मैंने पुराने लॉजिक्स बनाए हुए हैं। अब जैसे मैं सम रिटर्न कराता हूँ, देखो a प्लस बी, तो मैं इसका क्या नाम दे सकता हूँ, एडिशन, सम, ऐड, सम ऑफ टू वैल्यूज। तो ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, कुछ भी नाम हम फंक्शन का दे सकते हैं। क्लियर है? कुछ भी नाम दे सकते हैं इसका। और सर ये दिस डॉट नम ये क्यों है सर? ये आपका क्लास लेवल का वेरिएबल है, ये जो नम है ना, ये
ये आपका दिस डॉट नम, ये क्या है आपका, दिस क्या होता है, किस पूरी क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। दिस जो होता है, दिस रेफर्स टू द होल क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे वैसे। इसमें जो दिस होता है, दिस इसमें लिख लेते हैं अंदर, हियर दिस इज रेफरिंग टू क्लास ऑब्जेक्ट, जो भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ना उसको रेफर कर रहा है। तो दिस डॉट नम किसको रेफर करेगा, क्लास लेबल के नम वेरिएबल को, ना कि मेथड लेबल के वेरिएबल को। ये क्या करेगा, क्लास लेबल के दिस, आपका मतलब है कि आप इधर आ गए, इधर बाहर आ गए, बाहर इस मेथड के। दिस डॉट नम मतलब क्लास लेबल का नम वेरिएबल, क्लास लेवल का नम वेरिएबल आपका ये है। इसने क्या करा, जो भी इसकी वैल्यू थी वो इसने डिस्प्ले कर दी, जो कि इसकी क्या थी 10, ठीक है। अब ये जो वेरिएबल्स होते हैं इनका स्कोप होता है। अब ये जो इंट नम है, ये आपका इस मेथड के अंदर ही चलेगा, ये वाली, ये जो नम, ये वाला वेरिएबल है ना, ये आपका इस मेथड के अंदर ही चलेगा। ये नम और ये नम दोनों डिफरेंट है, ये इसीलिए मैंने एग्जांपल दिया है। एक चीज और समझ में आया, ये नम और ये नम दोनों डिफरेंट है। ये आपका एक तरह से मान लो कि भाई ये क्या, एक मेथड है, मेथड के अंदर आपने ये जो वेरिएबल बनाया इसका स्कोप केवल इसके अंदर है। ये जो नम है ये डिफरेंट है, और ये जो नम है वो डिफरेंट है। इसको एक्सेस करने के लिए आपको दिस कीवर्ड को यूज करना पड़ेगा, और इसको एक्सेस करने के लिए आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो, जैसे हम नॉर्मली अभी तक करते आए हैं। क्लियर है। हमने क्या करा, इसके अंदर एक मेन मेथड बनाया, मेन मेथड के अंदर इस जो क्लास है सेल्फ क्लास, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, उस क्लास के ऑब्जेक्ट से हमने डिस्प्ले मेथड को कॉल कराया, ठीक है। डिस्प्ले अच्छा सर, एक चीज और पूछ रही थी, समझ में तो मेरे को आ गया। ठीक है, पूछो। एक चीज ये पूछ रही थी सर, आपको ये कैसे पता लगता है कि जैसे कि अब ये आपने पहले int num 10 लिया, फिर void डिस्प्ले लेके आपने कर दी, फिर आपने पब्लिक स्टैटिक void main जो आपने फिर आपने ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का, तो ये इसके बाद क्यों आया, ये पहले क्यों नहीं हुआ? कैसे भी कर लो, जैसे पब्लिक स्टैटिक void main आपने ऊपर लिख लो, क्लास के बाद क्यों नहीं लिखा, ये बोलना चाह रहा था। ऊपर लिख लो। मतलब जैसे हम सीरीज वाइज चले आ रहे थे ना, कि मतलब पहले इसमें ऊप्स के अंदर सीरीज का कोई मतलब नहीं है, ऊपर नीचे जैसे चाहो वैसे लिख लो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी सर थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी। नहीं, कंफ्यूजन सही है, कंफ्यूजन हो रही है, अभी क्लियर कर लो। ये मेथड जैसे मैंने, अब मैंने मान लो 5 मेथड बनाए हुए होते, एक होता सम का, एक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मान लो ये 4 मैंने मेथड बनाए होते, तो वो मैं ऊपर नीचे लिखूं, चाहे कोई भी शफलिंग कर दूं, कोई भी सीक्वेंस में डालूं, उससे कोई मतलब नहीं है। सी प्रोग्राम नहीं है ये। सी के अंदर क्या होता था, ऊपर से नीचे सीक्वेंस चलता था। ये आपका जावा है, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जिस चीज को आप कॉल करोगे वो चीज कॉल होगी। जब कभी भी क्लास बनती है तो क्लास के अंदर आपके क्या होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। जब कभी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कुछ प्रोसेस होता है, वो बताऊंगा बाद में, अभी धीरे धीरे और थोड़ा सा। और हमने क्या करा, जब इसका ऑब्जेक्ट बन गया तो हमने इस मेथड को कॉल करा। अब ये मेथड ऊपर डिफाइन हो चाहे नीचे डिफाइन हो, अगर इस क्लास के अंदर है तो ये आपका एक्सेस होगा और ये चलेगा। सर इसको फिर इसका मतलब int num 10 के ऊपर भी ले सकते हैं ना? बिल्कुल, इसको नीचे ले लो। ये एक सीक्वेंस होता है, एक स्टैंडर्ड होता है उसको डिफाइन करने का। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ऊपर नीचे करना है। नॉर्मली क्या होता है, क्लास बनती है, मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बताया था, उस स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो सबसे पहले हम क्या डिफाइन करते हैं, इधर वेरिएबल्स, सारे के सारे जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं, इंट जो भी हमें इनिशियलाइज करने हैं, स्ट्रिंग, इंट, वेर, जो भी हमें फ्लोट, बूलियन, डबल, वो हम इधर करते हैं। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अगर हमारा मेन मेथड है तो हमारा क्या आता है, मेन मेथड आता है इसके अंदर, और फिर उसके बाद आपका क्या आते हैं, सारी के सारे अदर मेथड्स, है ना। ये नॉर्मल एक स्टैंडर्ड सीक्वेंस होता है। तो ये आपका ऊपर आएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टर, इसमें अभी हमने डिफाइन नहीं करा। इसके बाद हमारा क्या आएगा, ये मेन मेथड आएगा। मेन मेथड के बाद जितने भी बाकी सारे मेथड्स होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। स्टैंडर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ऊपर नीचे कर दोगे तो कुछ इसके अंदर एरर आएगा। इससे क्या होता है, जब कभी भी कोई दूसरा डेवलपर देखेगा तो उसको पता है कि सारे वेरिएबल्स इधर डिफाइंड है। अब मान लो इंट नम आपने इधर डाल रखा है और कोई दूसरा वेरिएबल आपने 1000 लाइन के बाद डाल रखा है, तो कन्फ्यूजन हो सकता है सामने वाले डेवलपर को कि ये वेरिएबल तो डिफाइंड ही नहीं है, तो वो कैसे चल रहा है। जब तक कि वो पूरी फाइल स्क्रॉल करके उस लाइन तक नहीं जाएगा, उसको वो जब तक मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये एक स्टैंड, हाँ बोलो। आपने कोड लिखा, तो अब ये कोड क्या शो कर रहा है, मतलब मेरे को ये क्लियर करिएगा। चलो इसको देखते हैं एक बार। मतलब
ये मतलब शो क्या कर रहा है? कोड आपने जैसे आपने 20 और 10 आपने प्रिंट करवाना था, वो प्रिंट हो गया। बस यही काम कर रहा है वो। तो सर ये क्या कहेंगे इस चीज़ को हम? इसके इसको अंदर देखो, ये जो एग्जांपल है ये मैंने आपको बताया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसके अंदर हमने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है, ये कोड है, इसके अंदर हमने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है, लेकिन इसके अंदर क्या है, आपका कंस्ट्रक्टर इंटरनली चल रहा है। ये जिस नाम से क्लास होती है उस नाम से एक मेथड इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। अगर हम नहीं बनाएंगे तो कंपाइलर बनाएगा उसको, ठीक है। अच्छा सर, मतलब कंस्ट्रक्टर बनेगा ज़रूर, चाहे आप बनाओ कंस्ट्रक्टर चाहे हम बनाएंगे तो बनेगा, नहीं बनाएंगे तो भी बनेगा। अगला ठीक है। देखें, यस सर। इस एग्जांपल को एक लिख लो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर, ताकि थोड़ा सा आपका हिंट में रहे। स्क्रीनशॉट लेना ले लेना, लेकिन इसको कॉपी में जरूर लिखो। ये सर मैंने फोटो खींच ली, मैं कॉपी में लिख लूंगा इसको। ठीक है, स्पेस छोड़ दो। अगला इसमें टॉपिक लिखो नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। यूजर डिफाइंड के अंदर हमने दो देखे थे, पैरामीटराइज नॉन पैरामीटराइज, इसमें लिखो नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो सर यूजर डिफाइन का कुछ नहीं है? यूजर डिफाइंड के अंदर दो है ना, यूजर डिफाइंड। चलो हेडिंग डाल लो यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, पहले यूजर डिफाइंड डाल लो, उसके अंदर लिख लो these constructors are provided by developers as per their application requirement. These constructors are provided by developers as per our requirement. लिख लिया? As per their application requirement. As per their application requirement मतलब क्या होता है, ये वो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं जब कभी कोई डेवलपर काम करता है, मतलब उसको जो जरूरत पड़ती है उस हिसाब से वो उसको बनाता है। अभी देखेंगे, इसकी भी एग्जांपल देखेंगे। इसके अंदर आगे लिखो इफ वी प्रोवाइड एनी कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली मतलब हम खुद बना के दे रहे हैं। इफ वी प्रोवाइड एनी कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली विदाउट एनी पैरामीटर्स, if we provide any constructor explicitly without any parameters, सर एक्सप्लिसिटी का मतलब क्या बताया था आपने? एक्सप्लिसिटली मतलब कि हम खुद से बना रहे हैं, सिस्टम खुद से नहीं बना रहा, हम बना रहे हैं उसको, ठीक है। एक्सप्लिसिटली विदाउट एनी पैरामीटर्स, then that constructor is called as non parameterized constructor. लिख लिया? Then that constructor is called as non parameterized constructor. लिख लिया? लिख लिया सर। इसमें आगे लिख लो इफ वी प्रोवाइड एनी कंस्ट्रक्टर with at least one parameter, then that constructor is known as parameterized constructor.
अगर हम कोई भी उसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अगर हम कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे तो क्या कहलाएगा, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। आर्ग्यूमेंट क्या है सर? आर्ग्यूमेंट अभी देखते हैं, दोनों एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, एक सेकंड रखो। 4 5 6 7 8, इसको 8 कर लेते हैं। Oops. नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के एग्जांपल देखते हैं। हमने एक क्लास बनाई स्टूडेंट, इसको स्टूडेंट कर लेते हैं, चलो चलाते हैं ना स्टूडेंट। और इसके अंदर हमने क्या करा, एक वेरिएबल लिया, लेट सपोज एज, और हमने क्या करा, एक इसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर बनाया स्टूडेंट नाम से, STUDENT, देखते हैं ना, स्टूडेंट नाम से एक कंस्ट्रक्टर बनाया है। इसके अंदर एक वेरिएबल लिया नेम GWG, इसके बाद हमने लिया एड्रेस, लेट सपोज आगरा, और इसके बाद हमने लिया एज, ठीक है, और एज मैंने ले ली लेट सपोज 28। एक सेकेंड, इसको इन, तो स्ट्रिंग, और इसको सॉरी ये भी स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग, ठीक है। ये बन गया हमारा एक फंक्शन बनाया हमने डिस्प्ले। इसके अंदर हमने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, सर ये आपने इंट एज क्यों लिया? मतलब ये मेरा मतलब ये जैसे आपने क्लास स्टूडेंट बनाई तो दूसरे नंबर पे आपने वेरिएबल इंट एज ले लिया। हाँ, आप डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते थे? ये हटा देंगे। हाँ, डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर बोले तो क्या कह रहे हो, समझाओ। नहीं सर, आपने वो हटा दिया। नहीं, बोलो दोबारा, मैं वापस कर दूंगा, मेरे को बोलो। ये नहीं सर, वो मैं यही पूछ रहा था कि जैसे आपने क्लास के बाद आपने जो वेरिएबल लिया इंट एज, तो आपने वो क्यों लिया, मतलब डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर क्यों नहीं बनाया, ये था मेरा मतलब बस। डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर है ना। यस सर। हाँ, क्लास का नाम और मेथड का नाम अगर सेम होता है तो वो कंस्ट्रक्टर कहलाता है, ठीक है। अभी एक सेकंड रुको, अभी थोड़ा सा काम और है इसके अंदर। इसको स्ट्रिंग नेम, इसको हम बाहर करते हैं, इसको हटाओ, इधर लगाओ, और इसको हम बाहर एम्प्टी कर देते हैं, एम्प्टी और एम्प्टी। और इधर हम क्या करेंगे, दिस डॉट नेम, दिस डॉट एड्रेस, दिस डॉट एज। ये हो गए आपके 3 वेरिएबल्स हो गए क्लास लेवल के। ये आपके इसके अंदर वैल्यूज इनिशियलाइज हो गई। आपने इसको ऑब्जेक्ट बनाया, और फिर आपने क्या करा, इसको हटाओ इसमें से, और इसको हटाओ, और दिस डॉट, पहला नेम था, दूसरा क्या था आपका एड्रेस, और आपका तीसरा क्या था एज, ठीक है। अब ये आपका बन गया। चलाने से पहले थोड़ा सा कोड समझते हैं, चलाने के बाद तो अपना चली जाएगा कोड, ठीक है। क्लास है, क्लास के अंदर आपके 3 क्लास लेवल के वेरिएबल्स, क्लियर है, इतना तो क्लियर है ना। हम जो पहले मेथड के अंदर बनाते थे मेन के अंदर, अब हमने उधर से निकाल के हमने बाहर निकाल दिया, तो मतलब इसको ऊपर नीचे अगर हो जाए तो आपने बताई कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, पहले मेथड के अंदर बनाते थे, ठीक है, मेन के अंदर हम बनाते थे कुछ वेरिएबल्स, उनको यूज करते थे। तो अगर किसी मेथड के अंदर कोई वेरिएबल बन रहा है, ध्यान रखना, अगर कोई मेथड के अंदर कोई वेरिएबल बन रहा है तो उसका स्कोप केवल उस मेथड के अंदर ही रहेगा, ठीक है।
अगर कोई वेरिएबल अगर मैं इनको इसके अंदर डाल दूंगा और दूसरे किसी मेथड में एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो आपको एरर मिलेगा। अब ये जो वेरिएबल्स हैं दीज आर क्लास लेवल वेरिएबल्स। क्लास लेवल वेरिएबल्स हैं तो मैं इनको कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ बाय यूजिंग दिस कीवर्ड। ठीक है, बाय यूजिंग दिस कीवर्ड इन एन कंडीशन वेयर ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज ऑलरेडी क्रिएटेड। ठीक है, अब कोड अपना जब रन होगा स्टूडेंट क्लास क्लास के अंदर क्या आएगा, डायरेक्टली मेन रन होता है, हमें पता है जब कभी भी हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं मेन रन होता है। सॉरी, जब हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं तो हमारा क्या होता है, मेन मेथड रन होता है। यस सर। अब इसके अंदर हमने क्या कर रखा है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रखा है। ठीक है सर। ठीक है, इस क्लास को रन कराया मेन मेथड कॉल होगा, लेकिन इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो क्या रन होगा, पहले कंस्ट्रक्टर। जब कभी भी ऑब्जेक्ट के क्लास का बाद ऑब्जेक्ट बनता है, जब कभी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो क्या कॉल होता है, दिस विल फोर्स कंस्ट्रक्टर टू रन। ठीक है, अगर हम कोई नहीं बनाएंगे, अगर ये हम नहीं बनाते तो सिंपल एक कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट सिस्टम बना देता ऐसा कुछ। ठीक है, अगर हम नहीं बनाते तो जो कोड बन के आता है एंड में, उसके अंदर कंपाइलर जो है वो ऐसा कुछ एक कंस्ट्रक्टर बना देता खाली। अब हमने क्या करा, उसके अंदर कुछ लॉजिक डाल दिया है। उसके अंदर हमने क्या लॉजिक डाला है, जब कभी भी देखो डिफॉल्ट नेम की वैल्यू क्या है, एम्प्टी है, क्लियर है, एड्रेस की एम्प्टी है, एज की एम्प्टी है। लेकिन हमने क्या करा है, इनकी वैल्यूज जो है हमने डिफॉल्ट वैल्यूज इसमें सेट कर दी है, नेम की वैल्यू ये, एड्रेस की ये, एज की ये। ठीक है, यस सर। ये हमने इसकी वैल्यूज सेट कर दी है इसके अंदर। हमने जैसे ही इसमें जब इसका ऑब्जेक्ट बनाया कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, इनकी वैल्यूज जो कि एम्प्टी थी ये वैल्यूज सेट कर देगा। और जब कभी भी हम इसको कॉल कराएंगे, हमने क्या करा, मेथड कॉल कराया ना, इस मेथड के अंदर क्या हो रहा है, ये वैल्यूज कॉल हो रही है एक तरह से प्रिंट कराने के लिए। जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो क्या आउटपुट आएगा आपका, ये और ये GWG आगरा और 28, ये आपके कॉल होंगे। क्लियर है ये कौन सा सर, ये एग्जांपल किसका है ये आपका है नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का, नॉन पैरामीटराइज वाले का। हाँ देखो मैंने हेडिंग डाली ना, NPC नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अच्छा सर। ठीक है, ऊपर हेडिंग में डाल देता हूँ इसमें, दिस एग्जाम्पल इज टू डेमोन्स्ट्रेट तो नॉन। बेसिकली सर कंस्ट्रक्टर का मेन काम क्या कह सकते हैं? कंस्ट्रक्टर का मेन काम होता है जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता है तो कुछ वैल्यूज को सेट करना। अच्छा सर। वो होगा पैरामीटराइज में, तुम्हें और समझ में आएगा। ये आपका नॉन पैरामीटराइज का एग्जांपल है, इसको चला के देखते हैं। सर इसको जरा थोड़ा अपना टर्मिनल को नीचे कर दिए तो मैं पूरे कोड का वो ले लूँ स्क्रीनशॉट। एक सेकंड पहले चला के देख लें। हाँ सर। जावा सी पहले तो चलाया था, मुझे याद नहीं आ रहा, चलेगा 1808 कंपाइल हो गया। अब जावा स्टूडेंट चल गया ना। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें ये नहीं था जो फाइल का नेम है और जो क्लास का नेम है सेम हो गई, वो चीज तो मैं बताया था, मैंने ये बताया था, मैंने बताया था जब कंपाइल होगा तो फाइल के नेम से होगा और जब रन होगा तो क्लास के नेम से होगा, ये मैंने पहले बताया था। हाँ तो सर मतलब हम जिस नाम से फाइल बनाएंगे जरूरी नहीं उस नाम से क्लास हो। ये भी हमने पहले डिस्कस करा था, ये हमने बहुत डिस्कस करा था, पूरा एक दिन लिया था इसमें। क्लास का नाम और फाइल का नाम दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। उस टाइम पे अगर दोनों डिफरेंट है तो क्या होगा, जब कंपाइल होगी तो आप फाइल का नाम लोगे और जब रन होगी, जब आप रन कराओगे तो क्लास का नाम लोगे। यस सर। इसीलिए कंफ्यूजन ना हो तो इसीलिए हम फाइल का नाम और क्लास का नाम सेम रखते हैं जब हम सीख रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर है सर, क्लियर है। अब वापस दोबारा से पहले कोड पे आते हैं। हमने क्या करा, एक, अब ये चीज़ मान लो अगर हम ये कंस्ट्रक्टर इसके अंदर डिफाइन नहीं करते, अब हम दोबारा से चला के देखते हैं, समझना है ना, अभी बाकी सब छोड़ो। क्या आ रहा है इसमें, जब हमने रन कराया नल नल और जीरो, क्योंकि स्ट्रिंग है तो नल, स्ट्रिंग है तो नल, इंट है तो जीरो, डिफॉल्ट वैल्यूज इनकी सेट हो गई। देख रहे हो, डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो गई। और एक चीज और देखो, ये जो स्टूडेंट मेथड है इसको हमने कहीं कॉल नहीं कराया है। अगर हम इसको अनकमेंट कर देंगे
तो ये जो स्टूडेंट मेथड है हमने इसको कहीं कॉल नहीं कराया है, एरर कोई नहीं दे रहा है इसके अंदर, लेकिन जब हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो ये मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। ये मेथड ऑटोमेटिकली कैसे कॉल हो गया? जब ये क्लास कोई जिस नाम से क्लास है उस नाम से जो कंस्ट्रक्टर होता है, जो मेथड होता है, वो डिफॉल्ट खुद से कॉल होता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टर। और इसने क्या करा? इनकी वैल्यूज को सेट कर दिया। और कंस्ट्रक्टर सर क्लास के नेम भी बनेगा? बिल्कुल, कुछ और कर दोगे तो फिर कंस्ट्रक्टर बनेगा ही नहीं, वो एक तरह से एक मेथड हो जाएगा आपका। अच्छा सर। फिर इसमें रिटर्न टाइप भी देना पड़ेगा, अदरवाइज वो एरर देगा। ये समझ में आया? अगर मैंने इसको मैंने कमेंट कर दिया तो डिफॉल्ट आपकी वैल्यूज क्या आ रही हैं? नल, नल, जीरो। और अगर मैंने इसको अनकमेंट कर दिया तो क्या आ रही है? GWG आगरा 28। फर्क दिख रहा है दोनों में? बिल्कुल सर। ठीक है ना। अब इसको एग्जांपल को 1 मिनट लिख लेते हैं, इसको हटाते हैं। when कंस्ट्रक्टर इज कमेंटेड, ठीक है ना, कंस्ट्रक्टर कमेंटेड है तो क्या आ रहा था हमारा? नल, नल, जीरो। और when it's अनकमेंटेड तो आपका क्या आ रहा था? GWG आगरा 28। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। यस सर। ले लिया? ले लिया सर। ठीक है, ये हमने देखा नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब हम देखते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मैंने क्या बोला था? जब कभी भी कोई हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं उसके अंदर अगर हम कोई वैल्यूज पास करते हैं, आर्ग्यूमेंट मैंने बोला था, है ना? क्या बोला था मैंने? आर्ग्यूमेंट बोला था, क्या बोला था? पैरामीटर्स। पैरामीटर्स अगर हम पास करते हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ये बोला था। यस। पैरामीटर सर क्या होगा? पैरामीटर अब वही देखते हैं, पैरामीटर क्या होगा इसके अंदर। अब ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, जब कभी भी आपका कोई आप काम करोगे तो आप क्या करोगे? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को ही नॉर्मली यूज करोगे। ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, थोड़ा सा पहले मैं चेंज कर लेता हूँ, क्लास स्टूडेंट स्टूडेंट स्टूडेंट, इसके अंदर कर लेता हूँ मैं स्ट्रिंग नेम, अभी सम नॉर्मल रखता हूँ, स्टूडेंट नेम स्ट्रिंग स्टूडेंट एज इन स्टूडेंट एज। ठीक है, और इसको चेंज कर दिया। ये आपका क्या बन गया? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब इसके अंदर हम पास कर देंगे क्या वैल्यूज थी हमारी? भाई स्टूडेंट नेम में क्या लिया था हमने? कुछ भी ले लेते हैं, GWG। उसके बाद दूसरा वाला है एड्रेस आगरा, और उसके बाद हमारी एज, लेट्स सपोज 100। ये आपका क्या हो गया? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पहले इसको चला के देखते हैं, फिर हम दोनों में डिफरेंस डिस्कस करेंगे। टर्मिनल जावा जावा इसके अंदर आप देखो, आपने जो वैल्यूज हैं, आपने देखो वैल्यूज तो ये बनाई थी डिफॉल्ट, कुछ भी नहीं था इसमें। आउटपुट क्या आना चाहिए था? नल, नल और जीरो। लेकिन आपने क्या करा? आपने जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया उस टाइम पे आपने कुछ वैल्यूज इसके अंदर पास कर दी, और वो वैल्यूज आपकी सेट हो गई। कैसे सेट हुई वो भी देखते हैं अभी। आउटपुट क्या है? GWG आगरा 100। एक मिनट, इसको आउटपुट लिख लेते हैं। ये आपका आउटपुट आया, क्लियर है? और डिफॉल्ट आपका ये आएगा।
अब थोड़ा सा समझते हैं। जब कभी क्लास कॉल होती है, जब कभी क्लास रन होती है तो आपका मेन मेथड कॉल होता है। क्लास रन होती है तो मेन मेथड कॉल होता है, ये हमें पता है, सबको पता है ना। अब इस मेन मेथड में पहली लाइन में क्या लिखा है आपका, जो स्टूडेंट क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाओ। स्टूडेंट क्लास कौन सी है, यही क्लास अपनी जिसमें हम काम कर रहे हैं वो है। अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना तो इसके अंदर हमने क्या पास करा, 3 वैल्यूज पास करी, GWG, आगरा और 100। अब इसके अंदर देखो कोई ऐसा मेथड है जो कि आपका स्टूडेंट नाम से है, जो कि सेम क्लास का नाम है, स्टूडेंट नाम से कोई मेथड है जिसके अंदर 3 आर्गुमेंट पास हो रहे हैं, जो जिसमें पहला स्ट्रिंग है, दूसरा स्ट्रिंग है, तीसरा इंटीजर है। बिल्कुल, ये हमारा एक मेथड है, स्टूडेंट है, इसके अंदर आपका पहला स्ट्रिंग है, दूसरा स्ट्रिंग है, तीसरा इंटीजर है। क्लियर है? यस सर। जब कभी, अब इसमें एक और पॉइंट है, जब कभी क्लास का नाम और मेथड का नाम सेम हो, क्योंकि हमने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं स्टूडेंट क्लास का, और सेम नाम से हमें मेथड मिल गया, जब कभी क्लास का नाम और उस मेथड का नाम सेम हो और उसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं हो तो आपका वो क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्टर कहलाता है। क्लियर है? यस सर। नॉर्मली कंस्ट्रक्टर कहलाता है। इसके अब ये क्या हुआ, ये फंक्शन जब कभी भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, जब कभी भी हम ये लाइन लिखेंगे न्यू, जब कभी भी हम इसका न्यू लिखेंगे, न्यू स्टूडेंट, तो आपका क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो कि 3 वैल्यूज को इनपुट में ले रहा है। तो इसने क्या करा, ये जो नेम, एड्रेस और एज है, इनकी वैल्यूज जो आपकी डिफॉल्ट नल और 0 थी, इनको ओवरराइड कर दिया और क्या कर दिया, GWG, आगरा और 100। क्लियर है? इसने बस सेट करा है। अब हमने क्या करा, एक और मेथड कॉल कराया डिस्प्ले नाम से, डिस्प्ले नाम से कॉल कराया इस क्लास के ऑब्जेक्ट से। जब कभी इसको कॉल कराएंगे तो ये क्या करेगा, जो भी इसके अंदर काम है वो एग्जीक्यूट करेगा। इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम, दिस डॉट नेम को कॉल करा रहे हैं, दिस डॉट एड्रेस को और दिस डॉट एज को। इसने क्या करा, तीनों को कॉल कराया और सिस्टम डॉट 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 प्रिंट है तो इसने प्रिंट कर दिया। क्लियर है? यस सर। मतलब सर जो पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर होता है उसमें ऑब्जेक्ट में वैल्यू पास होती है। हाँ, पैरामीटराइज में वैल्यूज पास होते हैं, ये पैरामीटर्स कहलाते हैं। हाँ, तुम नॉन पूछ रहे थे ना, पैरामीटराइज में सर तुम ऑब्जेक्ट में वैल्यू पास नहीं करेंगे। हाँ तुम पूछ रहे थे ना पैरामीटर क्या होते हैं, पैरामीटर क्या होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज पैरामीटर्स। आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, पैरामीटर्स बोलते हैं, वैल्यूज पास बोल लो, कुछ भी बोल लो, दीज आर कॉल्ड एज पैरामीटर्स। ठीक है? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जब कभी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, कुछ पैरामीटर्स पास कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। क्लियर है? यस सर। एक मिनट सर, इसका भी वो लूंगा मैं। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। चलो ग्रेट। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा, मेथड ओवरलोडिंग। हमने पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर 2 टॉपिक्स आते हैं, मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग हेडिंग डाल लो, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। एक मिनट सर। ये समझ में आ गया? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तीनों समझ में आ गए? यस सर। चलो चला के देखना तब समझ में आएगा और ज्यादा। अच्छा सर, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है, डिफॉल्ट मान के चलो भैया कि जो चीज पहले से ही खुद बनी हुई है। डिफॉल्ट में सर पैरामीटर जो पास नहीं होते ना। डिफॉल्ट के अंदर आप कुछ पास नहीं करते क्योंकि उसके अंदर आप कुछ बनाते ही नहीं हो। वापस आते हैं, अच्छा सर, हाँ, कंस्ट्रक्टर ही नहीं बनता है। उसके अंदर मैंने एग्जांपल लिखा था, नहीं लिखा था यार, लिखा तो था, कहाँ गया, इधर होगा, ऊपर होगा शायद। हाँ, ये देखो, ये आपकी क्लास है, इस क्लास के अंदर मैंने क्या कहते हैं, इस नाम से कौन सा मेथड बनाया है, कोई मेथड नहीं बनाया है ना। नहीं सर। तो पहली बात तो अगर कोई मेथड ही नहीं है तो इसके अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं है, कंस्ट्रक्टर हमने कोई बनाया ही नहीं है इसके अंदर। यस सर। तो जिस क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं बना हो तो उस क्लास में क्या करता है, कंपाइलर बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर बना देता है क्लास नाम से और बाकी काम एग्जीक्यूट करता है। तो कंस्ट्रक्टर हम बनाए नहीं बनाए, बनता है इंटरनली, हम बनाएंगे तो कुछ एक्स्ट्रा काम करेगा, नहीं बनाएंगे तो जो हमारा लॉजिक है वो चलता है। क्लियर है?
क्लियर है सर, क्लियर है। ठीक है, इसको एक सेकंड रीनेम कर देता हूँ 6। ठीक है, आगे इसमें लिख लो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। एक मिनट सर। क्लियर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इसमें लिखो इफ वी डिक्लेयर यस सर। more than one constructor, if we declare more than one constructor with same name, क्योंकि कंस्ट्रक्टर है तो सेम नेम ही होगा क्लास के नेम जैसा। इफ वी डिक्लेयर मोर देन वन कंस्ट्रक्टर विद सेम नेम एंड विद डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट then that is called as constructor overloading. यस सर। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं थोड़ा सा। वापस स्टूडेंट वाला कॉपी करते हैं, इसको रीनेम करते हैं। एक सेकेंड, रीनेम फाइल का नाम इसमें तुम्हें थोड़ा और मजा आएगा, प्रैक्टिस करना है इसको, एग्जांपल को। एक क्लास है, क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर में ही करूंगा मैं। क्या कह रहे हो? आज पूरा दिन कंस्ट्रक्टर में करूंगा सर। कंस्ट्रक्टर करना, क्योंकि ये ओप्स का एक बेसिक कंसेप्ट है जिसकी आगे बाकी सारी चीजें चलती हैं ना, तो इसको करना। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल देखते हैं। भाई ये कंस्ट्रक्टर बनाया मैंने, ये मेरे मन में आ रहा है मैं एक कंस्ट्रक्टर और बना देता हूँ जो मेरा पहले जो बना हुआ था डिफॉल्ट नॉर्मल सा। इसके अंदर मैं कुछ पास कर रहा था, नेम कर दिया मैंने राम, एड्रेस कर दिया मैंने अयोध्या, स्पेलिंग गलत है, सही है, अच्छा ठीक है। एज कर दी मैंने, लेट सपोज कितने साल के विराजमान हुए, 5 ईयर्स ना, 5 ईयर्स। ठीक है, ये एक कंस्ट्रक्टर बन गया, सॉरी इंटीजर है ना। ये एक कंस्ट्रक्टर बन गया आपका, क्या है, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। क्लियर है? यस सर। अभी हमने क्या देखे थे, अलग अलग देखे थे। ये हो गया एक नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ये हो गया आपका एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और विद स्ट्रिंग इंट। ठीक है, ये 3 चीजें इसके अंदर है ना। इसको नीचे कर देते हैं, एक कंस्ट्रक्टर और बनाते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, नाम जो भी आप डालोगे इसको हम ऐसे कर देंगे, स्ट्रिंग और नाम हमने दे दिया इधर, लेट सपोज कृष्ण, और ये भी हटा देते हैं, एड्रेस मथुरा कर देते हैं, क्योंकि एज हमें पता नहीं है भाई, जब कभी विराजमान होंगे तो उधर कितने के होंगे। ये एड्रेस कर देते हैं हम मथुरा में सर विराजमान है ही, और बड़े होंगे ना, वो एक्सपेंड होगा ना। ठीक है, अब 3 कंस्ट्रक्टर बन गए हमारे। एज पर थ्योरी, एज पर जो हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, अगर क्लास का नाम और मेथड का नाम सेम हो तो जो मेथड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कंस्ट्रक्टर, है ना। इनका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। स्टूडेंट नाम से, स्पेलिंग गलत है, स्टूडेंट STUDENT, स्टूडेंट, हाँ सही है। स्टूडेंट नाम से हमारी क्लास है और स्टूडेंट नाम से हमारे 3 मेथड हैं, तीनों मेथड का नाम स्टूडेंट है, तो दैट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टर्स। अब आप देखो इसमें कोई भी एरर नहीं आ रहा है, क्योंकि हम वी आर पासिंग डिफरेंट पैरामीटर्स। ठीक है, अब इसको यूज करके देखते हैं।
ये सर सब थर्ड कंस्ट्रक्टर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, वो पहला पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज तो समझ में आ गया सर। तीसरा भी पैरामीटराइज्ड है, बस हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक पैरामीटर पास कर रहे हैं, पैरामीटराइज ही तो केवल एक। कहलाएगा। सर बाकी का स्ट्रिंग के क्यों नहीं किए तो? चाहो तो कर लो, मैं तो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ। देखो स्ट्रिंग के अगर हम कर देते तो फिर ये सेम ही हो जाता ना, फिर तो एरर देता, फिर तो सेम पैरामीटर्स हो जाते, अच्छा सर। है ना। अगर आप सेम, अगर एक मेथड तो का सर सेम कंसेप्ट, पैरामीटर्स इसमें नहीं हुए आप इंटीजर में? सेम पैरामीटर्स नहीं ले सकते इसमें पास करने के लिए। मेथड अगर आप बना रहे हो तो उसके पैरामीटर्स डिफरेंट होने चाहिए अगर सेम नेम है तो। मेथड का एक कंसेप्ट यही है, अगर आप ऊप्स के अंदर, क्लास के अंदर कोई मेथड बना रहे हो तो उसके पैरामीटर्स डिफरेंट होने चाहिए अगर आप सेम नाम यूज कर रहे हो तो। तो सर सिस्टम पैरामीटर कैसे अगर आइडेंटिफाई डिफरेंट करेगा कि भाई कौन से कंस्ट्रक्टर को, कौन से मेथड को कॉल करना है। अगर मैं इसके अंदर भी ये दोनों पास कर दूंगा तो आप बताओ, आप खुद बताना कि भाई मैं इसको कॉल करूंगा कि इसको कॉल करूंगा, मुझे क्या पता किसको कॉल करूंगा, मैं दोनों को थोड़ी कॉल करूंगा। वो तो बात सही है सर आपकी, पर आपने स्ट्रिंग पास करने पे एरर दे रहा और इंटीजर पास करने पे क्यों नहीं दे रहा, बल्कि इंटीजर तो उसमें भी है देखो गौर से देखो, इट इज गिविंग एरर बिकॉज नाउ द पैरामीटर्स आर सेम। इसके अंदर भी स्ट्रिंग स्ट्रिंग इंट स्ट्रिंग स्ट्रिंग इंट, ठीक है, तो इसीलिए अच्छा वो सर। एरर दे रहा है, इसलिए नहीं दे रहा। पर आप अगर एक स्ट्रिंग हटा दें तो भी तो चल भी जाएगा चलेगा, सर? एक और बना देते हैं भाई, इसको नहीं छोड़ूंगा मैं, एक और बनाऊंगा, है ना, एक और बना नहीं देते नहीं हैं। नहीं, मैं समझ गया नहीं सर। नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे, स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत होनी चाहिए थोड़ी सी, तभी तो काम बनेगा। एक को हटा दीजिए बस। एक हटा दिया, अब ये क्या हो गया आपके, ये सारे के सारे यूनिक डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो गए। इसके अंदर आप एक स्ट्रिंग इंट पास कर रहे हो, इसके अंदर आप इंट पास कर रहे हो, एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो, और एक ये स्ट्रिंग स्ट्रिंग इंट का है। क्लियर है। अब इसके अंदर हम स्टूडेंट नेम हमारे पास नहीं है तो नेम कुछ और दे देते हैं, शिवा कर देते हैं भैया, शिवा अच्छा को। सर, जब पैरामीटर डिफरेंट होंगे तो उसका क्या कहते हैं, नेम भी डिफरेंट होगा फिर, है ना? पैरामीटर डिफरेंट होंगे तो नेम, नेम किस चीज का डिफरेंट होगा। जैसे अब आप कृष्णा शिवा, अरे अब आप बदल रहे हैं अब ना। मैं इसमें सब में राम कर दूंगा तो तुम कैसे कहोगे कि भाई कौन सा वाला चला। यस सर, यस सर। नाम तो मैं सारे रख सकता हूँ सेम, मैं डिफरेंट इसलिए रख रहा हूँ कि आपको पता तो लगे कि आप कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। अच्छा सर। आपको इससे पता लगेगा कि भाई अगर ये वाला कंस्ट्रक्टर चला है, अगर राम प्रिंट करेगा तो आपको समझ में आएगा कि ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। अगर आप जो पास कर रहे हो आर्ग्यूमेंट, उधर से जो भी पास करोगे वो आर्ग्यूमेंट प्रिंट कर रहा है तो आपको पता लगेगा कि ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। जब कृष्ण प्रिंट करेगा तो आपको समझ में आएगा कि ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, जब शिवा प्रिंट होगा तो ये आपको समझ में आएगा कि ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गिविंग डिफरेंट नेम्स, है ना, इसका उससे कोई मतलब नहीं है, ये बस आपको समझाने के लिए है। यस सर। ठीक है। अब पहले हमने कॉल कराया जिसके अंदर हम तीनों आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका कौन सा कॉल होगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर। क्लियर है। तीनों वैल्यू पास कर रहे हैं, 1 2 3, स्ट्रिंग स्ट्रिंग इंट, स्ट्रिंग स्ट्रिंग इंट, तो आपका कौन सा कॉल होगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, स्टूडेंट ये यस वाला। क्लियर है। यस सर। इसके अंदर हमने कुछ पास नहीं करा, इसको भी कॉल करा देते हैं इसके बाद। इसके अंदर हम कुछ पास नहीं कर रहे, ठीक है, तो अभी कौन सा कॉल होगा आपका, ये वाला कंस्ट्रक्टर। क्लियर है। अच्छा सर, उतने ही ऑब्जेक्ट बनेंगे जितने कंस्ट्रक्टर होंगे? हम अलग अलग ऑब्जेक्ट बनेंगे और क्या, अच्छा। कंस्ट्रक्टर एक ही कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर एक 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 ही ऑब्जेक्ट पे कॉल एक ही होगा। वैल्यू। हाँ, लेकिन आप डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट पास करोगे तो उसके अकॉर्डिंग कॉल होगा, हमेशा एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तुम सोचो सारे हो जाए तो नहीं होगा, ऐसे नहीं होता, एक कॉल होगा एक बार में, समझ रहे हो, लेकिन एज पर योर इनपुट कंस्ट्रक्टर उस हिसाब से कॉल होगा। किसमें होगा, जिसके अंदर तीनों आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, इसके अंदर होगा जिसके अंदर हम कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे हैं, इसके ये दो होगा, इसके अंदर हम जो इंटीजर आर्ग्यूमेंट पास करेंगे तब ये कॉल होगा। हाँ बोलो। हाँ सर, वो यही बता रहा था मैं आपको। और एक बचा ये, अब ये कब कॉल होगा, जब हम एक स्ट्रिंग टाइप और एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को पास करेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप और इंटीजर टाइप की वैल्यू पास करेंगे, इसको दे देते हैं 3 और इसको 3, और हमें क्या पास करनी है, एक स्ट्रिंग टाइप, पहली स्ट्रिंग टाइप होगी वाराणसी, गए तो बढ़िया जगह है, और एज लेट सपोज दे देते हैं हम 10,000 ईयर्स, 10,000 ईयर्स। क्लियर है। ये कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, ये लाइन कौन सी कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगी, जिसके अंदर तीनों आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं, ये वाला।
थोड़ा छोटा कर देता हूँ स्क्रीन को। अभी भी नहीं आया, अच्छा आ गया, ठीक है। ये वाला कौन सा करेगा, जिसके अंदर तीनों आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं, जो कि ये वाला है। ये कौन सा पास करेगा, इसके अंदर एक भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं हो रहा, तो आपका ये वाला कॉल होगा जिसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं हो रहा। इसके अंदर हम एक इंटीजर टाइप की वैल्यू पास कर रहे हैं, तो कौन सा आर्ग्यूमेंट, कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये वाला। और इसके अंदर हम एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर वैल्यू पास कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग और इंटीजर ये वाला कॉल होगा। सीक्वेंस समझ में आ रहा है। ये आपका चलेगा पहले, फिर उसके बाद आपका चलेगा ये, फिर उसके बाद आपका चलेगा ये, और फिर उसके बाद आपका चलेगा ये वाला। क्लियर है, सही कह रहा हूं मैं? यस सर, यस सर। चला के देखते हैं। जावा सी, और क्लास का फाइल का नाम क्या है, जावा 1811। अब इसको कंपाइल हो गया। अब इसको रन करते हैं। स्टूडेंट, सेम नाम से और क्लास भी है स्टूडेंट। हाँ भाई, पहले क्या आया, GWG आगरा 100। हमने क्या बोला था, पहले ये वाला कॉल होगा, ये हुआ। इसके अंदर हम तीनों आर्गुमेंट पास करे थे, हमने यही पास करे थे इसके अंदर। यस सर। उसके बाद कौन सा कॉल होगा जिसके अंदर हम कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे, क्या आउटपुट आना चाहिए। तो इसके अंदर क्या होगा, राम, अयोध्या और 5। इसके बाद आपका कौन सा कॉल होगा, मैंने बोला था, जिसके अंदर आप केवल इंटीजर वैल्यू पास कर रहे हो। इंटीजर वैल्यू किसके अंदर पास कर रहे हैं, इसके अंदर कृष्णा, मथुरा और 100। और उसके बाद आपका ये लास्ट में जिसके अंदर स्ट्रिंग और इंटीजर पास कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।